हानि संस्कार। अभी अभी गीतिका अपने पति के साथ शॉपिंग करके घर में आई थी कि देखा ननद मेघा वहीं बैठी हुई थी। उसे देखते ही गीतिका ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पति राघव ने कहा, जी आप कब आई? बस जब तुम लोग गए थे उसके थोड़ी देर बाद ही आ गई थी। वैसे आज क्या शॉपिंग करके लाई हो तुम? यूं तो तेज गर्मी में भाभी तो घर के बाहर नहीं निकलती। मेघा सामान की तरफ नजरें मारते हुए बोली, कुछ नहीं जीजी, 4 दिन बाद मेरे मायके मम्मी पापा की 30वीं शादी की सालगिरह का प्रोग्राम है, तो बस उसके लिए जरूरी सामान खरीदने गई थी। आखिर गीतिका ने जवाब दिया और सामान लेकर अंदर जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही मेघा ने टोक दिया, अरे अपनी मम्मी पापा को क्या तोहफा दे रही हो? जरा हमें भी तो दिखाओ। ये सुनकर गीतिका के पैर वहीं रुक गए। उसने राघव की तरफ देखा तो राघव ने उसे सामान दिखाने का इशारा किया। तब गीतिका ने अपने मम्मी पापा को देने के लिए जो तोहफा लेकर आई थी वो निकाल कर दिखाया और कहा, ये चांदी की पायल मम्मी के लिए और पापा के लिए ये घड़ी है। ये देखकर मेघा ने अपनी मम्मी सुधा जी की तरफ देखकर कहा, पता है माँ, आजकल चांदी के भाव वैसे आसमान छू रहे हैं और दिखने में ये तो बड़ी महंगी दिख रही है। ये घड़ी लो आप भी तो देखो। कहकर मेघा ने पायल और घड़ी सुधा जी की तरफ बढ़ा दी। सुधा जी ने भी घड़ी और पायल हाथ में लेकर देखा और फिर उसे गीतिका को वापस दे दिया। गीतिका सामान लेकर अंदर चली गई। वहीं राघव किसी काम से बाहर आ गया। माँ देखा अपने भाभी ने और सामान तो दिखाया ही नहीं। आपकी बहू अपने माता पिता के लिए महंगे तोहफे लाती है, लेकिन आपके लिए कुछ लेकर नहीं आई। यही इज्जत है आपकी इस घर में? अचानक मेघा अपनी माँ के कान भरते हुए बोली। ये सुनकर सुधा जी बोली, अब भाई इसकी माता पिता की शादी की सालगिरह है तो ले आई, इसमें हमारा क्या काम? पर माँ, जब 2 महीने पहले भाभी वैष्णो देवी घूमने गई थी तो वहां से भी कुछ तो अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आई थी, पर तब आपके लिए कुछ लाई नहीं। तुम भी कितनी सीधी हो माँ, कुछ नहीं समझती। मेघा फिर से बोली। ये सुनकर सुधा जी चुप रह गई और काफी देर तक कुछ सोचने के बाद फिर बोली, बोल तो तू सही रही है बेटा, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पहले तो बहू फिर भी मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आ जाती थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं लाती। सच है, इंसान कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बातें अंदर गीतिका को सुनाई दे रही थी। तब वो भी सोचने लगी कि पहले वो सुधा जी के लिए अक्सर कुछ ना कुछ तोहफे लेकर आती थी, लेकिन हर बार मेघा कुछ ना कुछ बहाना कर सुधा जी से वो तोहफा ले जाती थी और फिर वापस भी नहीं देती थी। गीतिका और राघव की शादी के बाद जब सुधा जी का जन्मदिन आया था तब गीतिका उनके लिए काफी सुंदर सी साड़ी लेकर आई थी। उसने उसे साड़ी को तैयार करवाकर ही सुधा जी को दिया था, इस उम्मीद के साथ कि सुधा जी वो साड़ी अपने जन्मदिन पर जरूर पहनेंगी। पर उस दिन मेघा सुबह सुबह ही आ गई। उस दिन शाम को सबका बाहर खाने का प्रोग्राम बना। तब सुधा जी ने तैयार होने के लिए वो साड़ी निकाली तो मेघा की नजर उस साड़ी पर टिक गई और वो सुधा जी से बोली, माँ देखो ना, मैं तो सुबह से ही आई हूँ, मुझे तो बाहर जाने का कुछ पता ही नहीं था, मैं तो बाहर जाने के लिए कोई कपड़े लेकर भी नहीं आई। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, तू अभी अपनी माँ के घर पर है, मेरी कोई साड़ी पहन ले। सुधा जी ने कहा, पर मुझे तो यही साड़ी ज्यादा पसंद आ रही है, पहनूंगी तो मैं यही साड़ी पहनूंगी, मुझे दूसरी साड़ी नहीं पहननी। मेघा ने कहा तो सुधा जी ने वो साड़ी उठाकर मेघा को दे दी और खुद दूसरी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब गीतिका ने देखा तो उसे बुरा तो बहुत लगा, पर क्या कहती, अपन इसलिए चुप हो गई। फिर गीतिका ने धीरे धीरे नोटिस किया कि ये तो मेघा की आदत सी है, वो सुधा जी से अधिकतर सामान ले जाती है, जबकि उसके ससुराल में कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस साल सुधा जी के जन्मदिन पर उसके लिए उसने पैसे इकट्ठे करके सोने के कानों की बूंदी तैयार करवाई थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए इस साल जो भी त्योहार पर उसके मम्मी पापा ने उसे विदाई में पैसे दिए थे वो सब इकट्ठा करके वो चली गई थी। यहाँ तक कि किसी भी तीज त्योहार पर राघव उसे साड़ी चूड़ी वगैरह खरीदने के लिए पैसे देता था, वो तक उसने खरीदे तक नहीं, बल्कि वो पैसे अपने पास संभाल कर रख लिए। थोड़े पैसे कम पड़ रहे थे तो राघव से पैसे लेकर उसने कानों की बूंदी खरीदी थी और सुधा जी के जन्मदिन पर उन्हें उपहार स्वरूप दे दी थी। और साथ ही साथ ये भी कहा था, मम्मी जी ये आपके लिए ही है, इसे आप ही पहनोगे। सोने की बूंदी को देखकर सुधा जी भी बहुत खुश हो गई थी और उन्होंने उसी समय उसे अपने कानों में पहन लिया। सुबह से शाम तक तो उनके कानों में ही थी। उसे देखकर गीतिका बड़ी खुश हुई थी, लेकिन शाम को मेघा जब घर पर आई तब उसने सुधा जी से वो कानों की बूंदी मांग ली। पर बेटा ये तो बहू ने मुझे तोहफे के तौर पर दी है, ये मैं तुझे कैसे दे दूं? उसे बुरा लग गया तो सुधा जी ने मना कर दिया। वाह माँ, आज तुम्हारी बेटी से बढ़कर तुम्हारे लिए बहू हो गई, जो इन धातुओं के टुकड़ों के लिए मुझे मना कर दिया। आज पापा जिंदा होते तो क्या मुझे ये दिन देखने को मिलता? आज सचमुच मुझे मेरे पापा की बड़ी याद आ रही है। कहकर मेघा ने सुधा जी के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। ये देखकर सुधा जी को भी अपनी बेटी पर ही तरस आ गया और उन्होंने कानों की बूंदी निकाल कर दे दी। अरे तू बेटी है, तुझसे बढ़कर कोई है क्या जो इन कानों की बूंदी के लिए रो रही है? ले पकड़ पहन ले। कहकर सुधा जी ने वो बूंदी उसके हाथ में दे दी। और हैरानी की बात कि जब मेघा थोड़ी देर पहले तक रो रही थी उसके आंसू अपने आप ही गायब हो गए और खुशी खुशी उसने वो बूंदी अपने कानों में पहन ली भी। और बूंदी पहनकर जब वो गीतिका के सामने आई तो गीतिका को बहुत गुस्सा आया। वो तो उसी समय बोलने को तैयार थी, लेकिन तब तक मेघा का पति उसे लेने आ चुका था, इसलिए वो चुप रह गई। बस वो दिन था और आज का दिन गीतिका कभी सुधा जी के लिए भी कोई तोहफा लेकर नहीं आई। तभी बाहर से मेघा के बोलने की आवाज आई, अरे इंसान क्या बदल गया। जब संस्कारों की बात होती है, माँ की सिखाई हुई लड़कियां कभी ससुराल नहीं संभाल पाती,
सास को कभी माँ नहीं समझ पाती। तुम्हारी बहू ने तो अब जाकर रंग दिखाने शुरू किए हैं। ये सुनकर गीतिका को बहुत बुरा लगा। वो उसी समय कमरे से निकल कर बाहर आई और बोली, जीजी आप ये सब ना ही बोले तो अच्छा है। मम्मी जी के लिए मैं तोहफा नहीं लाई, आपको इसका दुख है या आपके तोहफे कम हो गए, आपको इसका दुख हो रहा है। गीतिका मेघा से बोली, भाई हमें क्या, ये तो तुम दोनों सास बहू की बातें हैं। अगर तुम तोहफा लाती तो अपनी सास के लिए लाती, हमें क्यों बीच में ला रही हो। मेघा कंधे उचका कर बोली, अरे जीजी नुकसान तो आपका ही है ना इसमें, क्योंकि मम्मी जी को जो तोहफा मैं ला कर देती थी वो तो आप हमेशा ऐंठ कर चली जाती थी। अब मैं मम्मी जी को तोहफा नहीं दे रही हूं तो नुकसान तो आपका हो रहा है। इसलिए अब इस तरह की उटपटांग बातें करने लग गई हैं आप। इसलिए कह रही हूं कि आप अपने संस्कार देखिए, मेरी मम्मी पापा के संस्कार पर मत जाइए। कहकर गीतिका अपने कमरे में चली गई। इधर सुधा जी कुछ कहने को हुई पर गीतिका ने सुना ही नहीं। तब तक राघव कमरे में आ चुका था। उसे देखकर सुधा जी ने कहा, बेटा तुझे नहीं लगता कि आजकल बहू ज्यादा बोलने लग गई है। ऐसे कोई जवाब देता है क्या अपनी ननद को। अरे उसके लाए हुए तोहफे अगर मैं अपनी बेटी को दे देती थी तो उसे क्या परेशानी थी। आखिर वो तोहफे तो तेरी कमाई से लाए हुए थे। मम्मी मानता हूं कि मेरी कमाई के पैसे से ही वो तोहफे लाकर आपको देती थी, पर जब आप बार बार वो तोहफे अपनी बेटी को दे देती थी तो सामने वाले का मन तो मर गया ना। आपकी बहू ने कैसे पैसे इकट्ठे कर कर आपके कानों की बूंदी लाई गई थी। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने उसे सगुन के तौर पर जो भी पैसे दिए थे वो तक भी उसने अपने खर्च नहीं किए, बल्कि आपके लिए तोहफा लेकर आई। पर क्या किया आपने, उसे भी अपनी बेटी को दे दिया। तो फिर अब आपकी बहू दोबारा आपके लिए क्यों कुछ खरीदेगी। राघव ने कहा तो सुधा जी चुप हो गई। पर मेघा तुनकते हुए बोली, भाई तेरी पत्नी को संभाल, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है। मैं मायके अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आती हूँ जो मुझे इस तरह से बोल कर चली गई। बहन अपनी इज्जत करवाना तेरे खुद के हाथों में था, पर तेरी हरकतें ऐसी है कि अपनी बेइज्जती तूने खुद ही करवा ली। थोड़ी सी अकल तुझे भी रखनी चाहिए थी। कोई किसी को प्यार से तोहफा दे रहा है तो हमेशा उस तोहफे पर क्यों नजर मारती है। आखिर तेरे पास क्या कमी है, जहां तेरा हक है वहां तुझे देते ही है ना हम लोग। अगर तू इस तरह से उटपटांग बातें करके घर में आग लगाएगी तो बातें सुनेगी भी, तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिर राघव ने भी टका सा जवाब दे दिया। सुनकर मेघा तिल मिलाते हुए वापस अपने घर रवाना हो गई और अब दोबारा कभी आती भी थी तो थोड़ी देर रुक कर चली जाती थी, पर गीतिका से ज्यादा बात नहीं करती थी। आखिर फिर इस बार करवा चौथ पर गीतिका ने सुधा जी के लिए साड़ी ला कर दी, पर इस बार भगवान की कृपा रही कि वो साड़ी सुधा जी ने ही पहनी। सबसे बड़ी बात, मेघा ने उस साड़ी को देखने के बावजूद भी मांगी नहीं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का